सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने भारत में राष्ट्रवाद जगाने के प्रयास किए तो मजबूत से मजबूत सरकारें भी आपके सामने झुकती। राजनीतिक संगठनों का उदय भारत में होना। भारत के अंदर में आप जानते हैं कुल कितने प्रांत थे। बंगाल प्रांत के अंदर में कई सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जैसे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में 4 ही वर्ग हैं। जिस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने भारत में राष्ट्रवाद जगाने के प्रयास किए, कोशिश की, उसी प्रकार से राजनीतिक संगठनों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। कैसे समझते हैं? इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल यह है कि लोगों को यह लगने लगा था जैसे ही उन्होंने देखा था कि एल्बर्ट बिल विवाद के समय यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन जो था वो एक संगठन था और उस संगठन के गठन के कारण वो एकता थी और जिस एकता के कारण अंत में अंग्रेजी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ा था। यही हुआ था। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में भारतीय लोगों ने एल्बर्ट बिल विवाद से एक सीख ली थी और वो सीख ये ली थी कि अगर आपके पास एक राजनीतिक संगठन हो, लोगों का समूह हो, लोगों का समर्थन हो, तो मजबूत से मजबूत सरकारें भी आपके सामने झुकती हैं। और ये बात भारत के जनमानस को, भारतीय नेताओं को पता चल चुका था। वैसी परिस्थिति के अंदर में राजनीतिक संगठनों का उदय भारत में होना शुरू हुआ। भारत के अंदर में आप जानते हैं कुल कितने प्रांत थे। स्वतंत्रता पूर्व प्रांतों की संख्या कितनी? 11। उसके अंदर में ये जो प्रमुख प्रांत और भारत का सबसे बड़ा प्रांत था जिसका नाम था बंगाल। बंगाल प्रांत के अंदर में कई सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का संगठन हो, इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी का संगठन हो, बंबई एसोसिएशन, केटी तेलंग का संगठन हो, वीर राघवाचार्यार का संगठन हो, बहुत सारे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं गठित हुए। और उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइजेशन था कि जैसे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन हुआ तो कलकत्ता के अंदर में, बंगाल में मान लीजिए 4 तरह का। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनमानस को अगर आप बांटेंगे, इतिहासकार पूरे भारत की जनसंख्या को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन सा भाग है वो? सबसे पहले युवा वर्ग है, दूसरा जमींदार वर्ग है, तीसरा किसान वर्ग है और चौथा मजदूर। इतिहासकारों का कहना है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में 4 ही वर्ग हैं, जो युवा है, मजदूर है, किसान है और जमींदार है। अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों का कंट्रीब्यूशन भारत में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक तरफ है ये 95% है। मतलब भारत में मजदूर, किसान, युवा की आबादी अकेले कितनी है? 95% है। वैसी परिस्थिति के अंदर में जब आकलन इतिहासकार करते हैं तो इतिहासकार बताते हैं कि जब इन संगठनों का निर्माण हुआ बंगाल के अंदर में तो युवा वर्ग के लिए एक संगठन बना दिया गया, एक संगठन किसानों के लिए बना दिया गया, एक संगठन जमींदारों के लिए बना दिया गया और एक संगठन मजदूरों के लिए बना दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बंगाल में राजनीतिक संगठनों का गठन होना शुरू हुआ तो उसने तय किया कि प्रत्येक वर्ग का एक संगठनात्मक प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। जैसे युवा वर्ग के लिए उन्होंने बुलाया कलकत्ता स्टूडेंट फेडरेशन। अब ये जो संगठन था, इस संगठन की खासियत क्या थी कि ये अपने साथ सारे युवाओं को जोड़ता था, उनको अपना सदस्य बनाता था, उनको बार बार कैंपों में बुलाता था, उनको अपनी भावनाओं से उत्प्रोत करता था, उनको समझाता था, उनको अपने साथ जोड़ता था और अंततः आंदोलन में उनको शामिल करवाता था। बात समझ में आई? तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जैसे जमींदार थे तो जमींदारों के लिए बना लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम लोग जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, जमींदारी सभा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये भी एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया। इस संगठन से घटना चक्र में कम से कम 50 सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में। मोर देन 50 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। खैर अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो जमींदारों के लिए एक संगठन बना दिया, इसमें सारे जमींदार शामिल हो गए। अब इनकी बैठक होती थी तो ये बताते थे कि जमींदारों की समस्या क्या है, अंग्रेज हमें ज्यादा तंग कर रहे हैं, किसान हमें जो है टाइम पे लगान नहीं दे रहा है, किसान जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये जमींदारों की समस्त समस्याओं के लिए क्या बना दिया गया? एक जमींदारों का संगठन। युवाओं की समस्या के लिए युवाओं का संगठन, किसानों की समस्या के लिए किसानों का संगठन। और ऐसे करके भारत के 3 प्रांतों में, खासकर बंगाल में, दूसरा जो है मद्रास में, तीसरा जो है बॉम्बे में और चौथा आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है लंदन में। ये 4 जगह का आपको पढ़ना है। उसके ठीक उसी तरह से मद्रास में मद्रास एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग उद्देश्यों से बनाए गए हैं, अलग अलग शब्द ईयर में स्टैब्लिश किया गया है, उसको भी आपके सिलेबस में पढ़ना है। उसके अलावा बॉम्बे के राजनीतिक संगठन आपको पढ़ना है और लंदन के अंदर में जाकर राजनीतिक संगठन बनाया जाएगा, उनको भी आपको पढ़ना है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए सर कि भारत में राजनीतिक संगठन बन रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि भाई भारत के अंदर में लोगों को एकत्रित करना है, लोगों को संगठित करना है,
संगठन बनाने का क्या फायदा होगा? मान लीजिए कि आपका एक स्टूडेंट यूनियन बन जाए तो उसका फायदा क्या होगा? जब आंदोलन करना होगा सरकार के खिलाफ, व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट यूनियन का मैसेज जाएगा कि फलना जगह पहुंचो, और आप फलना जगह पहुंच जाएंगे। एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे, समय से आपको एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। संगठन का यही मतलब होता है ना। बीजेपी का संगठन है, मोदी जी जहां जाते हैं वहां सब संगठन के लोग आ जाते हैं। तो संगठन का मतलब क्या है कि जैसे ही सूचना मिली, उस विचारधारा, उस बात को समझने मानने वाले लोग एकत्रित और संगठित दिखेंगे, यही है। तो इसी प्रकार से आपको एक बात सोचनी चाहिए कि भारत में राजनीतिक संगठन बन रहा है, ठीक है। क्या आपको पता है कि लंदन में जब यहां से क्रांतिकारियों को मार के भगाया जाने लगेगा तो लंदन में जो है इंडिया हाउस बना रहेगा, वहां ट्रेनिंग मिलेगी वीर सावरकर को। वीर सावरकर को ट्रेनिंग कहां मिली? लंदन हाउस में भी तो मिली है, इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस कहां था? लंदन में था। आप मान लीजिए कि कोई आंदोलन आपको सरकार के खिलाफ करना है तो पटना के गांधी मैदान में कीजिएगा या दिल्ली के जंतर मंतर पे कीजिएगा, जहां जल्दी सुनवाई होगी। जंतर मंतर पे लोग दिल्ली के रामलीला मैदान क्यों जाते हैं? क्यों संसद को घेरने की बात कहते हैं? मान लीजिए बिहार में मुख्यमंत्री जी से कोई फैसला करवाना है तो क्यों लोग कहता है विधानसभा घेरो? क्योंकि आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी, समझे? यही हाल था इसका। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को यह बात अच्छे से पता थी कि लंदन में रह रहे भारतीयों को अगर हम संगठित कर लें, एकत्रित कर लें और उनको भी राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ दें और अपनी मांगों को ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखें तो हुकूमत हमें सुनेगी। दूसरा पक्ष यह है कि लंदन में सिर्फ भारतीय तो रहते नहीं है, लंदन में वहां के भी आम नागरिक रहते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, अपना ही है। अब वहां के लोग हमारे गुलाम हैं, हम अंग्रेज हैं, वो हमारे गुलाम हैं, ठीक है। भारत के लोग जो है उस पर शासन कर रहे हैं। अब वहां पाकिस्तान में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ का सब IAS IPS को वहां भेज दिए हम कि जाओ संभालो पाकिस्तान, वायसराय उसराय बना के। अब वहां वो लोग शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। उसमें से 100-200 आदमी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली में भी रह रहा है, पटना में भी रह रहा है। जो अच्छे घर के लोग हैं यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बाप दादा ने जमींदार हैं, वो लोग यहाँ भेज के रह रहे हैं। अब अचानक से दिल्ली के सड़क पर 500 पाकिस्तानी इकट्ठा हो जाएं, हाथ में बैनर ले लें कि ये मोदी सरकार हमारे लोगों के साथ पाकिस्तान में अन्याय कर रही है, जागो भारत के लोगों, अगली बार जब चुनना हो सरकार को तो ध्यान रखना कि ये सरकार आज हमारा दमन कर रही है, कल किसी और का भी दमन करेगी, ऐसी सोच वाली सरकार से तुम दूर रहना। तो क्या वोट पर असर पड़ेगा? 5 वोट का असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? तो ब्रिटिश हुकूमत को यहां से लंदन में लोगों को संगठित कर कर उनको वहां पर एकत्रित कर कर ये संदेश देना चाहते थे, और साथ ही साथ संदेश तो देना चाहते थे कि भाई भारत में जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में, राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश नागरिकों को भी आगाह करना चाहते थे कि ब्रिटिश नागरिक भी उस समय क्या करेंगे, उस बात से अलर्ट रहेंगे और अगली बार अपने मत का प्रयोग करते समय ब्रिटेन की एक अच्छी सरकार को चुनेंगे। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? यस और नो? यस।